हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एसएसटी 6th क्लास में आपका नया लेसन स्टार्ट हो रहा है और ये लेसन है फिफ्थ लेसन है और जिसका टाइटल क्या है द एज ऑफ द वेदास। वेदास मतलब जो हमारे, अगर आप इतिहास की बात करते हो, हिस्ट्री की बात करते हो, तो दुनिया में सबसे पहली अगर कोई बुक थी या सबसे पहले कोई बुक लिखी गई उसका नाम था ऋग्वेद। तो ये कहीं ना कहीं वेदों से रिलेटेड है और वेदों की संख्या क्या है, कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं और इनका जो टाइम पीरियड है, इनके बारे में जब ये जिस प्रकार आपने सिविलाइजेशन पढ़ा, भारत की फर्स्ट सिविलाइजेशन अगर कोई थी तो हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का जब डिक्लाइन हुआ और जिस प्रकार से वो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, कोलैप्स हो गई, उसके बाद अगर नई सभ्यता निकल के आती है, उस सभ्यता का नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सिविलाइजेशन। तो हम उस पीरियड के बारे में आज स्टडी करेंगे या इस लेसन में उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो वेद है या वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन है, उसका कैसे ओरिजिन कैसे उसका उदय हुआ, ये आर्य कहाँ से आए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भारत देश है, इसके 4 नाम है। सबसे पहले अगर देश का नाम की बात करते हैं तो कौन सा? आर्यवर्त है, उसके बाद भारत है, उसके बाद हिंदुस्तान है, उसके बाद इंडिया है। तो हमारे देश के नाम जब 4 आते हैं तो सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे अर्ली नेम पर अगर कोई नेम है तो कौन सा नाम आता है? आर्यवर्त। तो कहीं ना कहीं जो आर्यवर्त इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप भारत का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो वाला, ये इधर से लेकर ये वाला क्षेत्र, अगर ये है, ये सारा जो क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं आर्यवर्त के क्षेत्र में आता है और आगे धीरे धीरे चलते ये पूरा जो एरिया है ये किसमें आता है? आर्यवर्त में। और आर्यवर्त के अंदर जो आर्य थे, जिस प्रकार हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, इंडिया में रहने वाले इंडियन, भारत में रहने वाले भारतीय, उसी प्रकार इस देश में जब प्राचीन नाम की बात करते हैं तो सबसे जो नाम है आर्यवर्त है। तो आर्यवर्त किस लिए नाम रखा गया, ये किस लिए पड़ा? क्योंकि इसमें रहने वाले क्या थे? आर्य। और एक बात तो बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा इस सभ्यता का, जिस प्रकार आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसका 50 से लेकर 1750 ये किसका था? हड़प्पा का। लेकिन वेदास की अगर बात करते हैं, वेदों की अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और बच्चों जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है, उसका क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन होने के बारे में अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, तो इसके बारे में जो वैदिक सभ्यता है, तो ये जो इसकी स्टडी हम करेंगे तो इसके अंदर हम 1500 से लेकर 1000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान सिविलाइजेशन कैसे डेवलपमेंट करती है, सोसाइटी कैसे थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा इनका, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था इसका, इकोनॉमिक्स के रूप में, पॉलिटिकल के रूप में सोशल सोसाइटी इनकी कैसी थी, और ट्रेडिंग कैसे चलता था, एजुकेशन सिस्टम क्या था, ये सारी चीजें हम जो इस लेसन में पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो होगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, मतलब BCE के दौरान पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, मतलब आर्यंस जो थे, आर्य थे, उनका उद्गम स्थल क्या है, आर्य कहाँ से आए, और इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग जो हिस्टोरियन हुए उन्होंने अपने अपने हिसाब से, उन लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेज के हिसाब से जब उन्होंने स्टडी की तो इनके बारे में जो ओरिजिन ऑफ आर्यंस है, इनके बारे में सब लोगों ने या सभी हिस्टोरियनों ने अपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से उन्होंने अलग अलग तरह की अपनी थिंकिंग बताई या अपने अलग अलग तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो उनमें से सबसे पहले
पहले अगर बात करते हैं तो मैक्स मूलर होते हैं, और मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने जो आर्यों के बारे में बताया, तो ये मानते हैं कि सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहां से अगर आप बात करते हैं भारत के नक्शे की, तो ये है, ये यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और इसके बाहर का जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, मिडल एशिया। मिडल एशिया, तो मध्य एशिया के मैक्स मूलर ये कहते हैं कि यहां से होते हुए भारत में कौन आए, आर्यंस आए, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी भाषाओं के फॉर एग्जांपल दिए, जो आपकी जो एसएसटी की जो बुक है आप उनकी जब स्टडी करोगे तो उसमें उन्होंने कोई बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेज बताए हैं जिससे ये लगता है कि आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। जिस प्रकार उन्होंने फॉर एग्जांपल बात कही कि जो संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा है उसके अंदर जो वर्ड है या मधुर जो माता का शब्द है, या फिर पितरों की पिता का जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं पर्शियन भाषा में या फिर वो लैटिन भाषा में, इंग्लिश भाषा में या फिर जर्मनी भाषा में कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। जैसे कि अगर बात करें इंग्लिश में तो जैसे हम संस्कृत में उस शब्द का प्रयोग करते हैं, मात्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में जाए तो मदर में कन्वर्ट हो जाता है, या मदर के नाम से उसका उच्चारण किया जाता है लैंग्वेज के हिसाब से। या फिर अगर आप पितर की बात करते हैं, पिता की अगर बात करते हैं, उसी प्रकार पितर का कहीं ना कहीं अगर जब हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं तो उसका क्या हो जाता है, फादर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, और इन सब चीजों को जोड़कर मैक्स मूलर महोदय ने इन सब चीज को क्या किया, परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अपने हिसाब से इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपना व्यू दिए, उन्होंने अपना दृष्टिकोण पर प्रस्तुत किया। ये बात आती है आर्यवर्त, किस देश का नाम आर्यवर्त कैसे रहा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको हम आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। तो जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो आज वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, एक समय टाइम पीरियड ऐसा था बच्चों जब भारत आजादी से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के ही पार्ट थे, कोई नए इस धरती पे कोई नया कंट्री था नहीं, ना पाकिस्तान था ना अफगानिस्तान, ये प्रांत जरूर थे, और पाकिस्तान तो प्रांत में नहीं था, लेकिन ये अफगानिस्तान एक प्रांत जरूर रहा है। लेकिन उसके बाद उससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं ना 1500 लेकर 1500 से 1000 BCE की बात करें, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और ईसा पूर्व की जब बात कर रहे हैं तो आपको बताया ये पूरा जो क्षेत्र है ये आर्यवर्त के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टे करने वाले थे, इसमें जो रहने वाले लोग थे, या जिस क्षेत्र में कौन रहते हैं, आर्य लोग रहते हैं, उन पूरे क्षेत्र को, पूरी लैंड को द लैंड ऑफ कॉल्ड द आर्यवर्त, द लैंड ऑफ आर्यंस, मतलब जिस एरिया में आर्य लोग, जिस क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे, जो अपना जीवन जीते थे, जिस क्षेत्र में वो उनका विस्तार था, जिस क्षेत्र में वो फैले हुए थे, उन सब क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, आर्यवर्त के नाम से जाना गया, और उसी के नाम से क्या आर्यवर्त इस देश का नाम पड़ा। उसके बाद आता है अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब जो प्राचीन या फिर हम वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, और वैदिक पीरियड कौन सा है, 1500 से 1000, मतलब इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद से। और जो 1500 से लेकर 1000 BCE के बारे में हमें जो प्रूफ मिलते हैं, जो आप पहले पार्ट में जिसके अंदर हमने आपको बड़ा सोर्सेज पढ़े कि कौन कौन से ऐसी सोर्सेज है जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, या हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, या कौन कौन से अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है, चाहे वो आर्कियोलॉजी सोर्स हो, आर्कियोलॉजी सोर्स हो, या फिर लिटरेचर के सोर्सेज हो, या फिर हमारे पास स्क्रिप्ट हो या बुक्स हो, ये सारे, या फिर कॉइन्स हो, ये सारे हमारे पास वे तरीके हैं, वो मेथड है या वे सोर्सेज है जिससे हम प्राचीन काल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और उसी के दौरान हम 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में अगर वैदिक पीरियड की अगर हम स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, एकमात्र जो सोर्स है हमारे पास, जो लिखित, जो लिटरेचर के रूप में हमारे पास कोई है, तो वो क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है, किसके बारे में,
वैदिक पीरियड के बारे में। और वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन की अगर बात करते हैं कि किस कौन क्षेत्र में ये फैला हुआ था, तो इंडस सिविलाइजेशन जो आपने पढ़ा होगा, कौन सी, सिंधु नदी और सरस्वती, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। जब इंडिया का मैप देखोगे तो बच्चों ये इधर से यहां से होते हुए ये यहां पे आपकी दिल्ली है और ये सरस्वती नदी है, ठीक है। ये यहां से लेकर और ये यहां से मानसरोवर से निकलती हुई ये नदी कौन सी आती है, इंडस। ये कौन सी है, इंडस नदी है। और ये कौन सी है, सरस्वती। ये सरस्वती नदी है। इसके बीच के आगे जो क्षेत्र की हम बात करते हैं, ये सारा शुरुआती टाइम में किसकी लोकेशन है, वैदिक या आर्य लोग। आर्य लोग जो रहते थे वो इंडस या सरस्वती नदी के बीच में रहते थे। और वहीं के बाद इनका अपना विस्तार किया गया, इन्होंने अपने क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया। और इसमें यही इनकी लोकेशन है, इनके बीच में इन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन जो डेवलपमेंट किया। और उसके धीरे धीरे चलते चलते इन्होंने अपना जो विकास किया, या फिर इनके जो नए नए मेथड थे, या फिर इनके जो मुख्य जो व्यवसाय जो इनका था, ये मुख्य जो काम करते थे, ये किसका काम करते थे, पशुपालन, ये फार्मिंग करते थे। और क्या करता, फार्मिंग और पशुपालन, कृषि और पशुपालन जो है इनका मुख्य आधार था। ये सबसे पहली बात आती है, कोई भी सभ्यता जब डेवलपमेंट करती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा कोई इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट होता है तो कहीं ना कहीं कौन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका राजनीतिक संगठन कैसा था, राजनीतिक तौर पर ये क्या काम करते थे, और राजनीतिक तौर पे इन्होंने किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। तो एक जो गांव की सबसे लो या सबसे स्मॉल अगर कोई पार्ट था, या पहले ऐसा जो कड़ी थी जहां से प्रशासन चलता था, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ग्राम्स। जो गांव होता है, गांव सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटा पार्ट था किसका, पॉलिटिकल पार्ट के रूप में सबसे छोटा अगर कोई था कौन सा, ग्राम्स था। उसके बाद जो ग्राम्स होता था उसका जो हेड होता था, जो हेडमैन है, उसको क्या बोला गया, ग्रामीण। उसको क्या बोला गया, ग्रामीण बोला गया। और जो गांव है, गांव के मुखिया, उस प्रकार आप गांव होता है, गांव के मुखिया क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। उस प्रकार जो गांव में सबसे छोटी जो इकाई थी, उसका जो मुखिया होता था, हेडमैन होता, उसको के नाम से जाना जाता, ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करते इस सिविलाइजेशन ने, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और आपकी वैदिक सिविलाइजेशन है, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उनके हमारे पास जो सोर्सेज है वो केवल आर्कियोलॉजी सोर्सेज है। लेकिन वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हैं, वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इनके जो सोर्सेज है हमारे पास आर्कियोलॉजी सोर्सेज भी है, आर्कियोलॉजिस्ट से भी है, और दूसरा हमारे पास लिटरेचर जो साहित्य है वो सोर्सेज है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हमें आर्कियोलॉजी सोर्सेज है उनसे नहीं मिल पाती, तो उस दौरान जो साहित्य होते हैं, तो उस दौरान जो कहीं ना कहीं हमारे पास लिटरेचर होता है, तो अगर हम उनकी स्टडी करेंगे, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा आसान होता है उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए। तो जो आपका ये वैदिक पीरियड है, इसके अंदर जो 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में, इनके बीच में जो पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है, सोसाइटी सिस्टम है, या फिर ट्रेडिंग सिस्टम है, या एजुकेशनल सिस्टम है, ये सारी की सारी चीजें हम आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ साथ एक चीज और है, आज ये जो लेसन है इसका आज हमने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या इसकी लोकेशन है, कौन कौन सी जो रिवर है उनके साथ इन्होंने अपने आप को लोकेट किया, कौन सी रिवर नदी के सहारे इनका डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि बच्चों जो भी सिविलाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही होती है। जैसे इससे पहले आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोकेशन थी वो आपको पता है, इंडस वैली के नाम सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी और रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का
हुआ, वो ओरिजिन हुआ, वहां से उद्गम स्थल था। उसी प्रकार हम जब वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका भी जो डेवलपमेंट हुआ और ओरिजिन हुआ वो कहीं ना कहीं इंडस और सरस्वती नदी के बीच में हुआ। और एक बात और जो अगर आप बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट या कोई मेटल यूज किया गया तो वो कांस्य धातु थी। लेकिन अगर इस सभ्यता की अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग किया गया तो किसका, आयरन का प्रयोग किया, लोहे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। इसलिए इस सभ्यता को एक नए नाम से जानते हैं जिसको हमें लोहे युगीन सभ्यता के नाम से भी नाम दिया गया। आयरन लो आयरन टाइम सिविलाइजेशन, लोहे युगीन सभ्यता के नाम से। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए उसको कांस्य ब्राउन एज के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो इंडस वैदिक सिविलाइजेशन है, इनका अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक इनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे का जो पार्ट होगा उसमें एक एक पार्ट को धीरे धीरे आपको पूरे विस्तार से उसके बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और एक आप सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और ऑनलाइन क्लासेस की आपके लिए जो फैसिलिटी दी गई है इसका आप बेनिफिट उठाएं और आपको जो वर्कशीट के द्वारा आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको भी कॉपी में आपकी नोटबुक में अच्छे से तैयार करें। और साथ साथ अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप कमेंट करके भी उस चीज को पूछ सकते हैं, आपको हर प्रकार से फैसिलिटी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।